जैसा कि आप लोगों ने जाना, पहले निर्मला का विवाह एक लोगों से तय हुआ था। फिर तय होने के बाद कुछ बाधाएं आईं। अब पंडित जी अपना संदेश लेकर के लड़के वालों के पास जाते हैं, तो लड़के वालों की प्रतिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पंडित जी ने कहा। तो पंडित जी से तर्क वितर्क हुआ। इसके बाद पंडित जी को निरुत्तर कर देते हुए जो वहाँ के लड़के के पिताजी, उन्होंने क्या कहा और कैसे कहा और पंडित जी की क्या अभिव्यक्ति हुई, इसके बारे में अब हम जानते हैं। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हें उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वह उनका प्रतिकार न कर सके। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकोड़ी, भवानी, गुरदीप, राम गुलाब एक भी न बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है ना, जाने सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अब अक्ल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं ना कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो, पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाओ या फलाहारी मिठाई मंगवा दूँ। मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन स्वीकार न करते थे। उनका सिद्धांत था घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत ने उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकचाते हुए बोले, शरबत पीने की मुझे आदत नहीं है, मिठाई खा लूँगा। भाल फलाहारी ना मोटे, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भाल नहीं तो यही बात है कि छूत छात पर ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। रे अभी तक न कोई आया। छकोड़ी, भवानी, गुरदीप, राम गुलाब कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मोह से ना कोई। कहाँ लो दौरी दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत हैं। भाल सब कुछ करो या न करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करते हो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुक्त महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ ब्याह नहीं करना मंजूर नहीं। भाल कह तो दिया, पर मारे संकोच की मुझसे शब्द न निकलता, झूठ मूठ का होला करना पड़ता। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी को कुछ लिया तो नहीं है। अब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करें। उनकी लड़की कोई सोने के लिए थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मारते। अब वहाँ क्या रखा है। भाल, एक दफ़ा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ कहे न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर है। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को न तो बिल्कुल था। यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती थी, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहले की भांति पति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं। एक पत्र समाप्त हुआ और उनकी आंखों से आंसू बह गए। एक एक शब्द करुणा से रस में डूबा हुआ, एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई का कठोर पत्थर ही नहीं लाख की थी, एक ही आंच में पिघल गई। कल्याणी के करुणोदात्मक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भाल चंद पत्नी के आंसुओं को देख देख कर सूखे जाते थे, अगले ऊपर झल्ला रहे थे। नाहक मैंने यह खत इसे दिखा दिया, इसकी क्या जरूरत थी। इसकी बड़ी भूल उससे कभी ना हुई थी। वह संदिग्ध भाव में बोले, शायद बैठा होगा, पर मैंने वैसे तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित जी मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा ने व्यग्र होकर, अभी यह पहलू बदले कभी यह बदलू। एक आने की मिठाई तो आशा की कमर तोड़ देती थी, उससे भी यह विलम्ब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर
रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम कभी कभी बच्चों सी बातें करती हो। अभी उससे कह आया कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं, एक लंबी चूड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कह दूं कि वह अपने दिल से क्या कहेगा, जरा सोचो तो। वह शादी ब्याह का मामला है, लड़के का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तो तुम अपने मुँह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो, मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी, मेरी भी, इससे तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। भाल, तुम अपने सिवा दूसरी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो तो मैं कहूँ, बात तो एक ही है, जो बात तय हुई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ ना करूँगी, तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुमसे कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, मुझे क्या मालूम कि विधवा की दशा इतनी दीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसके पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। मैं एक ही छठी औरत हूँ है। उस तुमने जो कहा मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने में हाँ करने में से अपना बड़प्पन है। भाल, तुमसे बड़प्पन मालूम होता तो मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने बकलाइन के विषय में जो बातें कही वह झूठी थी? क्या यह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभी नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य आती। भाल, बनावट की बात ऐसे चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले किसी किताबी पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती हो। क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुषार बांधते हैं। वह भी एक कला है रंगीली, क्योंकि तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसमें चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस से समझ जानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जरा वकील साहब जीते तो तुमसे सोचा था ठहराव की ज़रूरत ही क्या, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब तो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमान सही है नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे सिर। मैं अब शादी विवाह के नज़दीक न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। दोनों आदमियों ने मुझे चिढ़ है जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भला जब मैं बेईमान, दगाबाज, झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर तुम खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना तुम्हारी इस सूझबूझ की बलैया ले ले। रंगीली, हो गए बड़े हायादार, अब भी नहीं शर्माते? ईमान से कहो, मैंने बात टाल ली कि नहीं? भाल, अच्छी अजी जाओ, यह दूसरी औरतें होती जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया कि महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। जरा आईने में अपनी सूरत तो देखा हो। तुम्हें मेरी कसम, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झेपा हुआ? इतना ही जितना कोई भल मानस चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा नहीं, पर शादी वहाँ ना होगी। रंगेरी, मेरी बला से जहाँ चाहो वहाँ करो। भुवन में एक भी बात क्यों नहीं पूछ लेते? बात अच्छी है, पर उस पर फैसला रहा, जरा भी इशारा न करना। अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से इसी समय भुवन मोहन भी आ गए। ऐसे सुंदर सुडौल विश्व युक्त कलेजे से बहुत कम दिखने में अच्छे, बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाबी पत्ती से ओंठ, बड़ा चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें, डील डॉल बाप सा ऊंचा कोट, ब्रीचेस, टाई, बंदूक हैट उस पर खूब लग रहे थे। हाथ में एक हाथी स्थित थी। चाल से जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्म
गौरव, रंगील ने आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से एक खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बता दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहाँ शादी करना या नहीं। भुवन, शादी तो करनी चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। क्यों? कहीं ऐसी जगह शादी करवाने की खूब मिले ना, सही 1 लाख तो का डॉल हो रहा है वहाँ। अब क्या रखा है, वकील साहब रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा। तुम्हें ऐसी बात मुझसे निकालते शर्म नहीं आती? चलो, हमने अभी तक जाना कि निर्मला की शादी में कितनी रोड़े आते हैं। इसके आगे हम जानेंगे उसकी शादी भुवन के साथ हुई या नहीं हुई, किन परिस्थितियों में कैसा संयोग रहा, और आपके विचार इस कहानी के बारे में कैसे हैं। आप इसे आगे सुनना चाहते हैं, वैसे ही अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद।